ये सीरीज अभी नई ही आई है और इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। वैसे तो हमें किसी भी सीरीज को बीटीटीएस से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सीरीज के मेन कैरेक्टर यांग काई को भी सेम ज़्याओ यान की तरह 3 साल का समय दिया जाता है खुद की पार को साबित करने के लिए। वैसे यांग काई के पास कल्टीवेशन तो दूर की बात, बॉडी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, जिस वजह से वो किसी नॉर्मल सी लड़ाई को भी नहीं जीत पाता था। हालांकि यांग काई की एक बहुत ही बुरी आदत है कि वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि इसी चीज के चलते उसे शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास पार नहीं थी। इस वजह से वो जिस लिन ज़ियाओ पवेलियन में वो डिसाइपल बनना चाहता था, वहाँ उसे रिसोर्सेज के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टूडेंट पर खर्चा नहीं कर सकते जो कि उनके किसी काम का ना हो। तो अब कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। वैसे शुरुआत में हमें यांग काओ को उसके कुछ साथी डिसाइपल से लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिस फाइट में वो डिसाइपल्स उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। हालांकि ये सिर्फ यांग काई की ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन वो सभी डिसाइपल यांग काई को बहुत सीरियसली मारते हैं, क्योंकि यांग काई कमजोर है, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते। हालांकि हमें करीबन 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब यांग काई इस जगह पहली बार आया था। मास्टर ने उसकी बॉडी को देखते ही बता दिया था कि उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस है, मतलब उसकी बोन्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इस तरह से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर पाए, मतलब वो सीख नहीं पाएगा। हालांकि यांग काई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता, वो यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया है। जो सुनकर मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो एक रास्ता है। हमारे यहाँ रूल है कि अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट में पास नहीं हो पाता तो भी हम उसे एक और चांस देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर सकते। पास के ही जंगल में तुम्हें घर बनाकर रहना होगा और अपने खाने पीने की और बाकी चीजों की व्यवस्था तुम्हें खुद करनी होगी, और साथ ही हम सिर्फ तुम्हें 3 साल का समय देंगे। तब तक तुम्हें बॉडी टेम्पर के 3rd लेवल को क्रॉस करना है, नहीं तो 3 साल बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर यांग काई उन्हें थैंक्स कहता है और बोलता है कि चिंता मत कीजिए, अगर मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया तो आपके बिना कहे ही मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। वैसे अब इसके बाद सीन करंट टाइम पर आता है। वैसे तो अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीने बचे हुए हैं। यहाँ यांग काई अभी अपने एक सीनियर ज़ुओ नाम के लड़के को चैलेंज कर रहा था। वो उससे कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए जिससे मैं 3rd लेवल तक पहुँच पाऊँ। ज़ुओ भी कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अभी वहाँ पास ही बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े हुए थे, जिनमें कुछ लड़कियां भी थी। उन्हें नहीं पता कि आखिर ज़ुओ जैसा लड़का जो कि 4th लेवल पर पहुंच चुका है, वो यांग काई जैसे लड़के से क्यों लड़ रहा है। तभी वहाँ पास खड़ा हुआ एक दूसरा सीनियर उस लड़की को बताता है कि उनके सेक्ट में हर 5 दिन में कोई भी डिसाइपल पर किसी दूसरे डिसाइपल को चैलेंज कर सकता है। अगर सामने वाले डिसाइपल को प्रॉब्लम ना हुई तो वो दोनों लड़ सकते हैं। और अभी ज़ुओ की जो पिछली फाइट थी उसकी वजह से उसे चोट आ गई थी, इसलिए वो इस हफ्ते किसी से लड़ नहीं पाया। यांग काई का लेवल बहुत कम है और ज़ुओ जानता है कि वो उसे इजीली हरा सकता है, इसलिए उसने यांग काई के साथ लड़ने के लिए हाँ कर दी। वैसे इधर ज़ुओ और यांग काई की फाइट शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ वहाँ एक दूसरा लड़का कह रहा था कि ये यांग काई 3 साल पहले यहाँ आया था, मुझे तो यकीन नहीं होता, ये इतना कमजोर है कि हमने सोचा कि ये कुछ ही दिनों में वापस लौट जाएगा, लेकिन इसे पूरे 3 साल होने वाले हैं और अभी तक इसने हार नहीं मानी। हालांकि अभी इधर फाइट के दौरान ज़ुओ यांग काई को पीट रहा था, लेकिन यांग काई हार नहीं मान रहा था और लड़ने लगता है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दूर से पेड़ पर बैठकर इस फाइट को देख रही थी। ये लड़की कौन है ये चीज तो हमें नहीं बताई जाती, लेकिन हर 5 दिन बाद जब यांग काई किसी न किसी को चैलेंज करता है तब ये उसकी फाइट देखने जरूर आती है। और बाद में जब यांग काई चोट खाकर बेहोश हो जाता है तो वो उसके लिए पेन किलर और दवाइयाँ छोड़कर जाती है। वैसे तो यांग काई को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि अब हम यहाँ वापस फाइट पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांग काई उठकर खड़ा तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हमले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके हमलों की स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी जितनी स्ट्रेंथ ज़ुओ की थी। वो फिर से हमला करते हुए यांग काई को नीचे गिरा देता है। यांग काई कई बार हार चुका है, इस वजह से बाकी स्टूडेंट्स अभी बात कर रहे थे कि क्या इस लड़के को मरने से डर नहीं लगता, ये हर बार खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों को चैलेंज कर देता है। वैसे उन्हें लग रहा था कि यांग काई हार गया, इसलिए वो वापस से पीछे आ जाते हैं और पैसे बांटने लगते हैं। असल में ये लोग यांग काई पर शर्त लगाते हैं, इस चीज की शर्त नहीं कि यांग काई गेम जीत जाएगा, बल्कि इस चीज की कि यांग काई कितने अटैक के बाद
बाद बेहोश होगा। अभी कुछ लड़के शर्त जीत गए थे, लेकिन वो खुश हो पाए इसके पहले ही यहाँ यांग काई खड़ा होकर फिर से जुओ पर हमला करना शुरू कर देता है। उसने बहुत ही तेजी से हमला किया था, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि उसकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं कि उसके हमले असर करे। इसी वजह से जुओ उसके हमले को रोकते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही तेज पंच मारता है और यांग काई को फिर से वहाँ नीचे गिरा देता है। अब सबको लग रहा था कि फाइनली यांग काई हार गया, लेकिन यांग काई इस चीज से खुश था क्योंकि जब वो पंच खा रहा था तब उतने टाइम के लिए उसने देखा कि जुओ का वीक पॉइंट क्या है। मतलब कुछ देर के लिए अगर वो चाहता तो जुओ को पंच कर सकता था। वो सोचता है कि मुझे फिर से ऐसी गलती नहीं करनी है और खड़े होने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ जुओ सभी से कह रहा था कि आप लोग मेरी फाइट देखने आए, इस चीज के लिए शुक्रिया। लेकिन सभी का ध्यान तो अभी यांग काई पर था जो कि उठने की कोशिश कर रहा है। जुओ भी हैरान होकर पीछे मुड़ता है। दूसरी तरफ वो लड़की जो कि उनकी फाइट देख रही थी, उसके हाथ में कागज था। वो इस चीज की रिपोर्ट शायद मास्टर को देती है कि यांग काई किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। हालांकि वो अभी कह रही थी कि ये लड़का हमेशा खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों को चैलेंज करता है और अब तक ये 148 फाइट हार चुका है, लेकिन फिर भी इसके लेवल में कोई फर्क नहीं आया। वैसे तभी यांग काई खड़ा होकर हमला करना शुरू कर देता है। वैसे इस चीज से वो डिसाइपल हैरान थे, लेकिन वो कह रहे थे कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कई बार इस तरह से खड़ा हुआ है, लेकिन आखिर में ये हार ही जाता है। वैसे इतने में ही यांग काई फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। अभी जुओ उसके हमले को रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यांग काई को पता था कि उसे किस तरह से हमला करना है, इसलिए फाइनली यांग काई जुओ को एक हिट करने में कामयाब हो जाता है। जुओ इस चीज से हैरान था, लेकिन बाकी लोग कह रहे थे कि तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि ये अटैक तुमने जानबूझकर अपने चेहरे पर लिया है जिससे कि उसे बुरा न लगे। अब बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें इसे हरा देना चाहिए। अभी जुओ को भी इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो तुरंत ही यांग काई पर हमला कर उसे फिर से नीचे गिराता है, लेकिन यांग काई एक बार फिर खड़ा होकर हमला करने लगा था। जो दे जुओ पहले से उसे पीछे हटाता है और गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। वो कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए वरना तुम यहाँ मारे जाओगे। और इसके बाद वो फिर से यांग काई को जोर से नीचे पटकता है। इसके बाद जुओ को पूरा यकीन था कि यांग काई खड़ा नहीं होगा, लेकिन यांग काई कहाँ हार मानने वाला था। वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड हर बार से ज्यादा तेज हो रही थी, लेकिन इस बार जुओ गुस्से में उसे पकड़कर सीधा सामने रखकर बड़े से पत्थर की तरफ फेंकता है, जिससे टकराकर यांग काई बेहोश हो चुका था। इस पत्थर के पास और भी कुछ डिसाइपल्स खड़े थे, जिसमें से एक मोटा डिसाइपल गुस्सा होकर यांग काई से कहने लगता है कि बेवकूफ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर वो उसे लात मारने वाला था, लेकिन तभी वो लड़की जो अभी पीठ पर बैठकर ये फाइट देख रही थी, वो एक्यूप्रेशर नीडल से उस लड़के के पैर पर हिट करती है। वो लड़का खड़ा नहीं हो पाता और घुटनों के बल आ जाता है, लेकिन किसी ने भी यहाँ उस लड़की को नहीं देखा था। बाद में उसके साथी डिसाइपल उस लड़के को वहाँ से ले जाते हैं। अभी सिर्फ यांग काई ही वहाँ नीचे पड़ा हुआ था। वो उसे वैसे ही छोड़कर चले गए थे। हालांकि तभी वो लड़की पेड़ पर से नीचे आती है और यांग काई को खींचते हुए सीधा वहीं पास के पेड़ से टिकाकर बैठा देती है। इसके बाद उसने यांग काई को एक बोतल दी थी जिसके अंदर कुछ पेन किलर गोलियां हैं। यांग काई तो अभी बेहोश था, इस वजह से यांग काई ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो लड़की यांग काई से कह रही थी कि तुम बेवकूफ हो क्या, ये मुझे नहीं पता। पूरे 3 साल हो चुके हैं इस तरह से लोगों से लड़ते हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम इस तरह से मार खाते रहोगे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी लगभग सुबह का ही टाइम था, लेकिन यांग काई इतनी बुरी तरह से पिटा था कि होश आते आते उसे लगभग शाम हो जाती है। यांग काई जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो सूरज को ढलते हुए देखता है। वो कहता है कि लगता है मैं फिर से हार गया। हालांकि उसी दौरान वो अपने हाथ में देखता है कि आज भी वो बोतल जिसमें 3 किलर्स थे वो उसके हाथ में है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी फाइट देखने के लिए आते हो। वैसे तो इन 3 सालों में मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं एक दिन तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। हालांकि इसके बाद वो खड़ा होकर अपनी लकड़ियों की बास्केट को उठा लेता है क्योंकि अभी उसे घर भी लौटना है। पर तभी उसे याद आता है कि 3 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक वो बॉडी टेम्पर्ड के 3rd लेवल पर नहीं पहुंचा है। अगर ऐसा हुआ तो उसे वापस लौटना होगा। हालांकि भले ही अब ज्यादा समय ना बचा हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो कहता है कि कल से मुझे फिर से ट्रेनिंग शुरू करनी
करनी है। इसके बाद वो सीधा अपने घर आ जाता है। जैसे कि हमें शुरुआत में बताया गया था कि उसे कोई भी सुविधा नहीं मिली है। उसे बस एक पुराना लकड़ी का घर दिया गया था, जहाँ उसके पास 2 प्लेट और एक चादर है। यांग काई के पास अभी बेड भी नहीं था, इसलिए वो जो पत्थर का बेड था और पत्थर का तकिया वही उसने रख लिया था और वो उसी पर सोता था। यहाँ आते ही वो खाना वगैरह ना बनाते हुए पहले उस दवाई को पानी में डालकर एक हैंकी से अपनी चोटों पर लगाने लगता है। यांग काई बहुत थक चुका था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ अपने उस पत्थर के बेड पर लेट जाता है। इस वक्त वो उदास था क्योंकि उसकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा। हालांकि जब वो दवाई लगा रहा था तो उसके जो चेहरे के घाव थे उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। वो खून अभी उस पत्थर पर गिर रहा था जिस पर यांग काई ने सर रख रखा था और अचानक ही वो पत्थर ग्लो करना शुरू हो जाता है। यांग काई अभी थका हुआ था, इसलिए वो पलटकर नहीं देखता कि उस पत्थर से रोशनी निकल रही है। यहाँ यांग काई को नींद भी आ रही थी, इसलिए वो सो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो पत्थर पूरा ग्लो करने लगा था। वैसे आधी रात के समय अचानक ही यांग काई की नींद खुलती है। वो उठकर बैठता है और तुरंत ही पीछे मुड़ता है, लेकिन इसी समय वो जगह पूरी तरह से बदल गई थी। यहाँ वो पीछे अपने उसी पत्थर के तकिए को हवा में उड़ता हुआ देखता है। यांग काई इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये कैसा सपना है। हालांकि वो अपने तकिए को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ पर भी चोट लगी हुई थी जहाँ खून निकल रहा था, जिससे वो खून फिर से उस पत्थर पर लग जाता है और उस पर कुछ लेटर्स अपीयर होते हैं। वैसे यहाँ स्टोन पर लिखा था गोल्डन बॉडी टेम्पर टेक्निक। यांग काई को यहाँ पता चलता है कि ये शायद किसी तरह की किताब है जो कि स्टोन की तरह दिख रही थी, खुद को छुपाने के लिए। हालांकि अचानक ही वो स्टोन उड़ने लगता है। यांग काई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वैसे यहाँ एंड पॉइंट पर आने पर वो स्टोन गायब हो जाता है और नीचे खाई थी, इसलिए यांग काई आगे भी नहीं बढ़ सकता था। लेकिन इतने में ही उसे पीछे से जुओ की आवाज सुनाई देती है। यांग काई उसे यहाँ देखकर हैरान था। जुओ यांग काई से कहता है